प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा में। मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 के लिए 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन। हम शुरू करते हैं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्चिम प्रवाह को रोकता है। जब भी हम संकुचन होता है हृदय में अगर रक्त का प्रवाह हो रहा है तो संकुचन होता है, तब वो पश्चिम प्रवाह को कौन रोकता है? तो पश्चिम प्रवाह को दिल में वाल्व रोकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है? अग्नाशय से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से कौन सा एंजाइम नहीं निकलता है? तो अग्नाशय से रेनिन एंजाइम नहीं निकलता है। अग्नाशय एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये तीनों ही एंजाइम अग्नाशय से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की और बढ़े तो मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आमाशय हमारे कौन से तंत्र में पाया जाता है? तो आमाशय हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है। आमाशय से एक एंजाइम एक अम्ल रिलीज होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? रक्त का सामान्य पीएच 7.4 से 7.5 होता है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे ये कहाँ आ रहा है। तो ऑप्शन द अपना है 7.4, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा, द 7.4। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। पीत रस का स्त्रावण कहाँ होता है? पीत रस का स्त्रावण कहाँ होता है? तो पीत रस का स्त्रावण हमारे यकृत लीवर के अंदर होता है। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है। आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है? X अम्ल का नाम है। तो हमें X अम्ल का नाम बताना है। तो हमने क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं कि आमाशय में कौन सा अम्ल सीक्रेट होता है। तो आमाशय में HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारा द ऑप्शन नंबर राइट होगा कि मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है। तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक हम उन्हें कहते हैं जिसमें कोई भी अभिक्रिया रुक गई है तो उसे शुरू करने के लिए हम उत्प्रेरक डालते हैं। और ऐसा ही अगर वर्क देखें तो एंजाइम भी यही वर्क करता है हमारी बॉडी में। तो जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में ऐसा क्या है जो काम में नहीं आता है? प्लांट है, प्लांट में CO2 लेते हैं और क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर पाया जाता है। और सूर्य के प्रकाश के कारण ये अपना भोजन बनाते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन होते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये तीनों ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। और O2, पौधे O2 को बाहर निकाल देते हैं, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार हमारा द राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो हम बात करें प्लांट में, पौधों में तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और गोल्जी बॉडी, ये तीनों वर्क करते ही नहीं है, होते ही नहीं है। तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट बचता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है। पेप्सिन द्वारा किस का पाचन किया जाता है? तो पेप्सिन द्वारा, पेप्सिन पी से पी याद रखना है,
कि पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। तो आपको पता चल गया पेप्सिन एंजाइम द्वारा किस का पाचन किया जाता है, प्रोटीन का पाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। सबसे पहले बात करें लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हमारे पेशियों में होता है। और अगर हम बात करें कि पेशियों में कैसे होता है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वर्क नहीं करते, तो हमारे बॉडी में लैक्टिक अम्ल रिलीज होता है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारा पेन रिलीज होता है, हमें पेन होता है। इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब नापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो रक्तदाब स्फेग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है। आइए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज पाइरूवेट, ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना क्या कहलाता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को कहते हैं। शरीर से अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल को कैसे बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। अब क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। तो हम हृदय की बात करें तो उसका आकार कैसा होता है, तो वो मुट्ठी के आकार का होता है। 14 है, घास खाने वाले शाकाहारियों का सेलुलोज का पाचन, सेलुलोज पाचन के लिए लंबी शुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि शुद्रांत्र क्या है। ये एक पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का ही पाचन किया जाता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम कैसा हो जाता है। तो हम बात करते हैं श्वसन की। जब भी हम श्वास अंदर की ओर लेते हैं तो पसलियाँ क्या होती है, ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम जो इस आकृति का होता है वो बिल्कुल चपटा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। रुधिर एक तरल माध्यम है। रुधिर एक तरल माध्यम है जिसे क्या कहते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं, जो तरल माध्यम है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसे प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, शिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने यही पढ़ा था कि शिराओं में रुधिर का एक दिशा में प्रवाह करने के लिए कौन काम में लेता है, दिल में वाल्ट। ये हो गया आपका वाल्ट। 18, वसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, यह किस में होता है, कलिकाओं में होता है। 19, पौधों में गिरने वाली पत्तियों में भी कौन सा संचित रहते हैं, क्या संचित होता है। तो जो पौधे की पत्तियों में गिरने वाले पत्तियां है, पौधों में गिरने वाली पत्तियों में भी क्या संचित रहता है, अपशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, धमनी की भित्ति मोटी तथा कैसी होती है। तो धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारिये एमिलेज कहते हैं। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, शुद्रांत्र में भोजन के किन अवयवों का पूर्ण पाचन होता है। तो हम आगे भी रिक्त स्थानों में शुद्रांत्र के बारे में था, तो वहाँ पे भी मैंने बोला था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का ही पाचन शुद्रांत्र द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो किस से संबंधित है। मनुष्य में वक्र किडनी किसका भाग है, किडनी उत्सर्जन तंत्र का भाग है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, किन्हीं दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। एक कोशिकीय जीव जिसमें विखंडन होते ही ये एक अलग जीव में परिवर्तित हो जाएगा, ये दूसरे जीव में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि हम अमीबा की बात करें, अमीबा ये एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें श्वसन पूरी बॉडी से किया जाता है, पाचन पूरी बॉडी करेगी, उत्सर्जन भी पूरी बॉडी करेगी और भोजन का ग्रहण भी पूरी बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। इसमें कोई सा यानी कि मुख अलग नहीं होगा, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र कोई अलग अलग नहीं होता। ये एक कोशिकीय जीव, इनमें एक ही कोशिका सारे काम कर लेती है। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जो पौधों को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे दो पादप है जिनका बिना किसी दूसरे पादप पे रहते हैं, पर वो उन पादपों को मारे बिना अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो अमरबेल का कलर येलो होता है, ये किसी और पादप पे रहती है पर उस पादप को मारे बिना ये अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। वैसे ही आर्किड भी ऐसा ही पादप होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीवों में भोजन किस अंग से प्राप्त किया जाता है? भोजन किस अंग से प्राप्त किया जाता है? कौन से जीव है एक कोशिकीय जीव? एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण सतह से प्राप्त किया जाता है। इनके एग्जाम्पल देखें तो अमीबा और पैरामीशियम। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले अंगुली जैसे प्रवद को क्या कहते हैं? क्षुद्रांत्र के अंगुलीनुमा प्रवद, इनको क्या बोलते हैं? इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इनको दीर्घरोम कहा जाता है। क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले अंगुली जैसे प्रवद को दीर्घरोम कहते हैं। आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए किसे ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका पूरा नाम होता है। हमारे हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो किसके रूप में संचित होता है हमारी बॉडी में? एटीपी के रूप में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो ये लगभग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र में फैल जाएगी? तो जो कूपिकाएँ हैं उनकी सतह को अगर फैला दिया जाए तो वह 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ढक लेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, उस प्राणी का नाम लिखिए जिसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है। तो ऐसा जीव होता है मछली के शरीर में एक चक्कर में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है, 2 बार किस में जाता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसका उत्तर होगा मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मछली में सिंगल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एकल परिसंचरण तंत्र, जिसमें पूरी बॉडी में एक ही बार ब्लड सर्कुलेट होता है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन CnH2n, ये आपका होता है एल्किन का सामान्य सूत्र।
क्वेश्चन आगे की ओर बढ़े तो एथेन का रासायनिक सूत्र, एथेन, मेथेन और एथेन। मेथेन का होता है CH4, एथेन का C2H6। ये आपके मेथेन और एथेन का सूत्र होता है। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़े तो एल्कोहल का उदाहरण है C2H5OH, मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल C2H5OH को बोलते हैं। कार्बन का अपरूप है। कार्बन के कौन कौन से अपरूप होते हैं? तो हीरा, हीरा भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी और फ्लोरीन भी। तो हमारे उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़े तो आपका क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक होता है। बायोगैस का मुख्य घटक, बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर 6 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन की संयोजकता होती है। तो हमने सबसे पहले बात की थी कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर द, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्कोहल। तो हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, एसीटोन का IUPAC नाम है। एसीटोन का IUPAC नाम प्रोपेनॉल होता है। अब प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। प्रोपेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सबसे पहले इसका सूत्र की बात करते हैं। तो इसका सूत्र होता है C3H1234567 C3H8। तो हम जब भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करते हैं तो प्रोपेन है तो 3 कार्बन, मेथेन है तो 1 कार्बन और एथेन है तो 2 कार्बन। तो प्रोपेन एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड से बंधित है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एक बिंदु का काम लेते हैं। तो ये हमारे एक कार्बन, इस कार्बन की, एक इस कार्बन की, 2 बिंदु, एक इस कार्बन की और एक हाइड्रोजन की। एक कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। इसी प्रकार अगर इसकी संरचना की बात करें, नॉर्मल स्ट्रक्चर, कार्बन 3, संयोजकता पूरी। एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 1 2 3 4। अब इस कार्बन की 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में डालना है तो कार्बन और कार्बन के मध्य एक बॉन्ड, एक बिंदु इसका, एक इसका। तो ये आपके इस प्रकार बंधित हो जाएगी। एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन कार्बन, एक हाइड्रोजन कार्बन। इसी प्रकार आपके एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का, एक बिंदु कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। इसी के साथ आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 8 होता है और 8 के आधे 9 होते हैं। तो अब सल्फर की बात करें तो ये 4 इसके पास बॉन्ड है, ये 2, एक सल्फर इसका, एक सल्फर का बॉन्ड इसका, ऐसे करके ये जुड़ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दो बिंदु ऊपर नीचे की ओर लगाना है और 2 इन दोनों को जोड़ते हुए गोल गोल सर्कल में जोड़ देना। ये आपके सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं? कार्बन के 2 गुणधर्म, कार्बन के फर्स्ट गुणधर्म होता है इसकी चतुष्ट संयोजकता।
अगर कार्बन की चतुर्थ संयोजकता की बात करें तो कार्बन एक इसके साथ में ये किसी से भी कैसे जुड़ सकता है, इसी इसके साथ एक कार्बन के साथ 4 और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन किसी को भी जोड़ दे, ये इसके कार्बन की चतुर्थ संयोजकता होती है। ये एक कार्बन 4 और बॉन्ड बना सकता है। अब दूसरी की बात करें तो श्रृंखलन भी इसे ही कहते हैं। श्रृंखलन कैसे कि ये कार्बन किसी और कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के साथ में भी जुड़ सकता है, इसे श्रृंखलन कहते हैं। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। एथीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H5। अब इसके स्ट्रक्चर बनाए C2H5। अब अगर हम बात करें कि एथीन इसमें इन है तो डबल बॉन्ड होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। C2H4 होगा, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। तो अब इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, 2 बिंदुओं से जुड़ा हुआ ये। अब हमें हाइड्रोजन जोड़ना है तो एक कार्बन का बॉन्ड और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन का बॉन्ड। इस प्रकार ये आपके एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कंप्लीट होती है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेंजीन का संरचना व सूत्र लिखे। बेंजीन का फॉर्मूला था C6H6। अगर इसकी संरचना की बात करें तो ये इसकी स्ट्रक्चर भी हो सकती है, ये वलय में होता है, यहाँ 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 और यहाँ इसके कार्बन जुड़ा हुआ रहता है। फिर सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें, अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए इसकी तो 6 कार्बन होते हैं, तो ये हमने 6 कार्बन जोड़ दिए। अब 6 कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी होते हैं, तो हाइड्रोजन हम ना लिखकर इसकी संयोजकता पूरी करें तो हमने इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे यहाँ और यहाँ बॉन्ड बनाया है। अब इस स्ट्रक्चर में अगर यहाँ बॉन्ड बना देते हैं तो भी इसकी संयोजकता कंप्लीट है, क्योंकि ये वलय में होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसीलिए ये रिवर्सिबल होती है। इस स्ट्रक्चर से इसमें और इससे इसमें परिवर्तित होती रहती है। ये आपका बेंजीन की संरचना में सूत्र ये संरचना ये होती है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, इन यौगिकों में आयन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही नहीं होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होने के लिए आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही होना आवश्यक है, क्योंकि आयन और इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत प्रवाह करेगी, और अगर नहीं होंगे तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, तो ये कुचालक होंगे, और प्रवाह होगा तो सुचालक होंगे। तो सहसंयोजक यौगिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो विद्युत चालन के लिए आवश्यक है, इसीलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर विद्युत का प्रवाह ही नहीं होगा तो वे कुचालक होंगे। अपवाद ग्रेफाइट सहसंयोजक यौगिक होता है, पर ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनमें विद्युत प्रवाह करती है। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। भोजन पकाने के लिए किन तेलों का उपयोग करना चाहिए? भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों से युक्त तेलों का उपयोग करना चाहिए। 2 प्रकार के वसा होते हैं, एक असंतृप्त और एक संतृप्त। 2 प्रकार के
तेलीय पदार्थ यानी वसा अम्ल होते हैं, जिसमें से अगर हम भोजन बनाने के लिए अगर तेल को काम लेते हैं तो असंतृप्त वसा तेल होना चाहिए। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंपोज्ड नेचुरल गैस। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही जीवाश्म ईंधन होते हैं, क्योंकि ये जब प्रकृति नष्ट हुई थी पहले कई हजार साल वर्ष पूर्व पहले की ओर, तब ये पेड़ पौधे भूकंप के कारण नीचे दब गए थे, जिससे ये भाप के कारण ये कोयले और पेट्रोलियम में बदल गए थे, इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। साबुन व अपमार्जक में अंतर लिखिए। साबुन व अपमार्जक में क्या अंतर है? साबुन लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और अगर हम वही अपमार्जक की बात करें तो अपमार्जक भी लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनिया लवण होते हैं। साबुन पोटेशियम लवण या सोडियम लवण होते हैं, और अपमार्जक अमोनिया लवण होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आता है। फर्स्ट कि साबुन पोटेशियम लवण और अपमार्जक अमोनिया लवण होते हैं। सेकंड अंतर की बात करें तो साबुन को वनस्पति तेल या जंतु तेल से बनाया जाता है। साबुन को वनस्पति तेल जंतु वसा से बनाया जाता है, और अपमार्जक का निर्माण कोयले पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से होता है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका, साबुन केवल मीठे जल के साथ झाग बनाता है, और अपमार्जक मीठे तथा कठोर दोनों ही जल में झाग बना देता है। साबुन सस्ते होते हैं और अपमार्जक महंगे होते हैं। ये जल प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, और अपमार्जक जल प्रदूषण फैलाते हैं। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के कारणों को समझाइए। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के प्रमुख कारण हैं। कार्बन की चतुक संयोजकता। सबसे पहले बात करें कार्बन की चतुक संयोजकता। चतुक संयोजकता क्या होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, किसी के साथ में भी 4 बार जुड़ सकता है। अंत इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता रखता है। परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्व, यानी कि या तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, अगर हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा तो ये क्लोरीन के साथ में जुड़ गया। तो इसी प्रकार इनकी क्षमता होती है, आबंधन की क्षमता होती है कि ये किसी के भी साथ जुड़ सकते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, सल्फर के साथ जुड़ सकता है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, CN जुड़ सकता है। तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। जब भी कार्बन किसी के साथ उपस्थित है तो नाइट्रोजन के ऊपर अतिरिक्त उपस्थित तत्व निर्भर करता है, नाइट्रोजन पर निर्भर करेगा, ना कि कार्बन पर। सेकंड आता है, अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, यानी कि कार्बन के साथ में जो भी बॉन्ड बनाते हुए आसानी से टूट जाते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशील रूप में स्थायी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका कार्बन का छोटा आकार। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। कार्बन
छोटा आकार होता है, इसीलिए ये आसानी से किसी के भी साथ जुड़ जाता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। कार्बन बीच में होता है, इसीलिए इसको आसानी से हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये आसानी से इसको पकड़े रहते हैं। श्रृंखलन, कार्बन के अगर श्रृंखलन की प्रकृति की बात करें तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के साथ में बंध बनाता है, इसीलिए इस बंध बनाने की प्रकृति को श्रृंखलन कहते हैं। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। मक्खन में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जबकि खाना बनाने वाले तेल में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। ब्रोमीन विलयन द्वारा कार्बनिक यौगिक में असंतृप्तता का परीक्षण किया जा सकता है। किसके अंतर्गत हम परीक्षण कर सकते हैं? कार्बनिक यौगिक के असंतृप्तता का परीक्षण कर सकते हैं ब्रोमीन विलयन और तेल में। एक परख नली में 2 मिलीलीटर तेल लेते हैं, 2 ml तेल लिया तथा दूसरी परख नली में 2 मिलीलीटर पिघला हुआ मक्खन। लेते हैं। अब दोनों परख नलियों में कुछ कुछ बूंद ब्रोमीन जल की मिलाते हैं। ब्रोमीन जल आपको लेबोरेटरी में प्राप्त हो जाएगा, तो ब्रोमीन विलयन का नारंगी रंग तेल द्वारा गायब हो जाएगा। ब्रोमीन का कलर नारंगी होता है और ये तेल द्वारा, जब तेल में ब्रोमीन जल को मिलाया जाता है तो ब्रोमीन का नारंगी कलर समाप्त हो जाता है और रंगहीन हो जाता है। ब्रोमीन का नारंगी रंग समाप्त हो जाएगा और ये रंगहीन हो जाता है, जबकि मक्खन द्वारा नहीं होता। मक्खन का कलर भी पीला होता है, तो ये पीला कलर चेंज नहीं होता है, वैसा का वैसा रहता है। इससे दोनों में अंतर किया जा सकता है कि असंतृप्त कौन सा है और संतृप्त कौन सा है। आइए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम, पीडी अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। पैलेडियम और प्लस निकल दोनों उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से हाइड्रोजन का योग करते हैं, तब संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस पूरी विधि को असंतृप्त से संतृप्त बनना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। औद्योगिक अनुप्रयोग, असंतृप्त वसा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी संतृप्त वसा बनाया जाता है। असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा कैसे बनता है? वनस्पति तेल का वनस्पति घी में बदलना। का वनस्पति घी में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पादप का चयन किया और क्यों किया? मेंडल ने अपने प्रयोगों में उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम, पादप का चयन किया। अब देखते हैं कि उस पादप का चयन क्यों किया। मटर का पादप 1 वर्षीय पादप होता है, जो कि इसकी लाइफ साइकिल छोटी होने के कारण हम अपने प्रयोगों को आसानी से संकलन करके रख सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर 1 वर्षीय पादप है, जिसके कारण इसके प्रयोगों को हम आसानी से संकलन करके रख सकते हैं। मटर के पादप छोटा होता है, इसकी जो लंबाई है
वह छोटी होती है, जिसके कारण हम छोटे स्थान पर बड़ी मात्रा में इसे लगा सकते हैं और हमें इसके परिणाम भी अलग अलग प्राप्त होंगे। फिर थर्ड है, बीजों की संख्या अधिक होती है। जब हम इस परीक्षण को करेंगे, हम हर पौधे से हम बीज निकालेंगे कि वे बीज कैसे हैं, गोल है, झुर्रीदार है, कैसे हैं, तो हमें पता लगेगा कि हमारा परीक्षण कैसा है। इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। आज हमने इस वीडियो में आपको सारे ही 10वीं कक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करवाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपके इन क्वेश्चनों से आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आए। आपको आपके बोर्ड एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।